नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, दर्शन शास्त्र विभाग राजकीय महाविद्यालय करौली। मित्रों, आज हम अरस्तु की तत्व विज्ञान की चर्चा करते हैं। अरस्तु की प्रारंभिक जीवन और उनकी दार्शनिक जो पृष्ठभूमि है उसकी विवेचना हमने पिछले वीडियो में ऑनलाइन क्लासेस में की थी। आज हम अरस्तु की तत्व विज्ञान को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तत्व ज्ञान को अरस्तु दर्शन या प्रथम दर्शन कहता है। इस दर्शन में द्रव्य को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तत्व दर्शन वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत सत्य या परम द्रव्य का अध्ययन किया जाता है। तो तत्व विज्ञान में किसी भी दार्शनिक का जो मूलभूत जो तत्व होता है, परम द्रव्य जिसको कहते हैं, उसके अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अरस्तु के मुताबिक द्रव्य एक वास्तविक इकाई हुआ करती है। वास्तविक इकाई मतलब द्रव्य को एक इकाई के रूप में ये परिभाषित करते हैं। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के द्रव्य सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। प्लेटो का जो द्रव्य सिद्धांत था, जो प्रत्यय का जो सिद्धांत था, उनको इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। यानी प्लेटो की जो द्रव्य सिद्धांत से संबंधित जो विचारधारा थी उनसे हटकर पृथक इनकी विचारधारा है। दार्शनिक प्लेटो लौकिक जगत को सार्वभौम और नित्य प्रत्यय जगत से पृथक मानते हैं। ये उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी। इस प्रकार की मान्यता है इस दार्शनिक अरस्तु की कि प्लेटो ने इस लौकिक जगत यानी जो व्यवहारिक जगत है और सार्वभौम जगत, नित्य जगत, जो प्रत्यय जगत है, उनको एक तरह से पृथक पृथक मान लिया। वे कहते हैं कि सारा प्रत्यय जगत द्रव्य जगत है। यह द्रव्य जगत वस्तु जगत से एकदम अलग होता है। द्रव्य जगत नित्य और अनुभवातीत या अनुभव से परे होता है। यानी जो द्रव्य जगत है, जिनको ये प्रत्यय जगत कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये नित्य होते हैं और अनुभवातीत का मतलब होता है अनुभव से परे, यानी इस जगत से परे की बात ये करते हैं। प्लेटो जो कहते हैं उसकी बात यहाँ की जा रही है। अरस्तु ने द्रव्य का एकदम इसके विपरीत यानी अलग अर्थ मानते हैं। वे कहते हैं कि द्रव्य सार्वभौम न होकर विशेष प्रकार की वास्तविक इकाइयाँ हुआ करती है। ये एक विशेष प्रकार की वास्तविक इकाई है। अरस्तु के अनुसार प्लेटो ने यह भूल की है कि उन्होंने प्रत्यय जगत को वस्तु जगत से एकदम भिन्न और असंबद्ध समझ लिया। यानी प्रत्यय जगत को इस वस्तु जगत से यानी इस इंद्रिय जगत से, व्यवहारिक जगत से बिल्कुल एकदम भिन्न और अलग समझ लिया था। ये उनकी एक भूल थी। इस कारण से प्रत्यय जगत ही एकमात्र सत्य और वस्तु जगत से एकदम असत बन गया। वास्तविकता यह है कि प्रत्यय जगत वस्तु जगत से भिन्न न होकर उसी में अनुसूत अर्थात उसी में समाया हुआ होता है। इन्हें एक दूसरे से कभी पृथक या अलग नहीं किया जा सकता। ये अवधारणा है अरस्तु की। तो अरस्तु प्लेटो से एकदम विपरीत विचारधारा रखते हैं द्रव्य के संबंध में। तो ये इस प्रकार की बातें करते हैं कि प्लेटो ने इस इंद्रिय जगत और प्रत्यय जगत जो है उसको बिल्कुल पृथक पृथक मान लिया, लेकिन अरस्तु इनको पृथक न मान करके उसी में अनुसूत यानी अनुगत मानते हैं, उससे पृथक नहीं है। इस तरह हम देखते हैं कि अरस्तु की द्रव्य परिभाषा प्लेटो की द्रव्य संबंधी धारणा से केवल अलग नहीं बल्कि विपरीत भी है। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत की कड़ी आलोचना की, बहुत आलोचना करते हैं। अरस्तु की प्रत्यय संबंधी आलोचना है। अरस्तु ने कहा कि प्लेटो का यह कहना तो नहीं है कि प्रत्यय या विज्ञान सार्वभौम होता है, वह एक यथार्थ पदार्थ होता है। उसे हम पूरी कल्पना नहीं कह सकते, लेकिन यह कहना ठीक नहीं है कि प्रत्ययों का अलग संसार है। प्रत्यय नित्य और अपरिणाम है, वस्तुएं अनित्य और असत्य है। प्लेटो गुरु का यह कहना उनकी एक भूल थी। अरस्तु आगे कहते हैं कि प्रत्यय सार्वभौम सत्य तथा नित्य होते हुए भी वस्तु जगत से अलग नहीं है।
यानी ये प्रत्यय जगत जो है, यानी प्रत्यय जो आइडिया है वो सार्वभौम है, सत्य, नित्य तो होते हैं, लेकिन वस्तु जगत से इनको अपन अलग नहीं कर सकते, भिन्न नहीं हो सकते। सार्वभौम प्रत्यय हमेशा विशेष वस्तुओं में ही समाये रहते हैं। प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के विरुद्ध अरस्तु ने इस प्रकार की आलोचनाएं और भी युक्तियाँ दी हैं। अरस्तु की पहली आलोचना कहती है कि प्रत्ययों के जरिए वस्तुओं के स्वभाव का विश्लेषण करने का समय का प्रयास प्लेटो ने किया है, लेकिन प्रत्ययों में वस्तुओं का विश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती है। इस आलोचना के 4 आधार ये बताते हैं कि प्रत्यय केवल अमूर्त सार्वभौम होते हैं। ये जो प्रत्यय है वो विशेष प्रकार की वस्तुओं के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर पाते। अमूर्त के आधार पर कभी भी वस्तु जगत का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। ये एक पहली इनका आधार है आलोचना का। दूसरा ये है कि प्रत्यय हमेशा स्थायी और नित्य होते हैं। इस कारण से प्रत्ययों के आधार से विशेष तरह की वास्तविक वस्तुओं की गति या परिवर्तन की व्याख्या नहीं की जा सकती। तीसरा ये कहते हैं कि प्रत्यय वस्तुओं के पूर्वगामी न होकर के उत्तरकालीन दिखाई देते हैं। मतलब यह है कि प्रत्यय वस्तुओं का कारण नहीं होते हैं, बल्कि उनकी प्राप्तियां होती हैं। और चौथा ये कहते हैं कि प्रत्यय अनावश्यक रूप से वस्तुओं की पुनरावृत्ति होते हैं, न कि वस्तुओं की व्याख्या होते हैं। ये इस प्रकार की इनकी पहली आलोचना के आधार में बात करते हैं। अरस्तु की दूसरी जो आलोचना है, उनके अनुसार प्रत्यय तथा वस्तुओं का संबंध अस्पष्ट प्रकार का होता है। अरस्तु ने अपनी इस आलोचना के पक्ष में 3 प्रकार की युक्तियाँ दी है। पहली है केवल यह कह देने से कि वस्तुएं प्रत्ययों का प्रतिरूप होती है या वे नित्य प्रत्ययों में भाग लेती है, इसी तरह की बात स्पष्ट नहीं हो पाती है। ये कहने से कि व्यक्ति मनुष्य आदर्श मनुष्य में भाग लेता है, व्यक्ति के संबंध में हमारे ज्ञान में किसी प्रकार की अभिवृद्धि नहीं होती है, इन दोनों के अलग अलग अस्तित्व का ज्ञान भी इससे स्पष्ट नहीं हो पाता है। दूसरा कि प्रत्यय तथा उनके अनुरूप वस्तुओं के बीच संभावित प्रकार से संबंध कई तरह के प्रतिगमन दोष से दूषित होते हैं। कारण यह कि जब किसी वस्तु विशेष का सार्वभौम प्रत्यय के साथ संबंध समझाया जाता है तो दूसरे, तीसरे तथा चौथे उदाहरण की जरूरत पड़ती है। उदाहरण अर्थ सुकरात इस लोक के व्यक्ति है जिनका सामान्य मनुष्य नाम का एक दिव्य व्यक्ति ज्ञानलोक में होता है। उस व्यक्ति का सुकरात के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है, लेकिन ये दोनों मनुष्य ही है। इनमें से एक वस्तु जगत का मनुष्य है और दूसरा विज्ञान जगत का मनुष्य है। एक तृतीय मनुष्य की भी कल्पना की जाती है जो कि इन दोनों को मनुष्य का धर्म देता है तथा इन दोनों का ही सामान्य होता है। इस युक्ति को लगातार बनाए रखने के लिए चौथे और पांचवें मनुष्य की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार से अनवस्था दोष पैदा होता है। आगे ये है कि प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत स्वरूप और वस्तु इन दोनों को बिल्कुल अलग कर देता है। इस प्रकार से इनका आपस में संबंध नहीं हो पाता है। यदि हम प्रत्यय जगत को वस्तु जगत से बिल्कुल भिन्न मानेंगे तो इस हालात में प्रत्ययों के जरिए वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाएगा। अरस्तु ने प्लेटो और डेमोक्रिटस के बीच का रास्ता अपनाया। डेमोक्रिटस सत्य के रूप में गतिशील भौतिक परमाणु के रूप को देखते हैं, जबकि प्लेटो ने अनुभवातीत प्रत्ययों के आधार पर सत्य का स्वरूप बताया है। अरस्तु कहते हैं कि सार्वभौम प्रत्यय विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में अनुगत होते हैं। सार्वभौम की सत्ता वास्तविक होते हुए भी विशेषों से या वास्तविक व्यक्तियों से अलग नहीं होती है। सार्वभौम असल में अनित्य वस्तुओं का ही नित्य स्वरूप हुआ करते हैं। दुनिया में सभी तरह की सांसारिक पदार्थ सत्य हुआ करते हैं। ये द्रव्य होते हैं, इन्हें तत्व भी कहा जाता है।
तो इस प्रकार से यहाँ प्लेटो की तत्व सिद्धांत की विवेचना और की जो आलोचना यहाँ पर अरस्तु द्वारा की गई है उसका चर्चा हमने आपके सामने किया है। तो किस प्रकार से प्लेटो के द्रव्य सिद्धांत को अरस्तु आलोचना करते हैं और अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। धन्यवाद।